सही गाइस, आज भी मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया बिजनेस न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला न्यूज़ है बिजनेसमैन गौतम अदानी से रिलेटेड। गौतम अदानी ने कहा है कि वो आईपीएल टीम खरीदने वाला है। अब ये हमने पहले भी सुना था, पर ये आईपीएल टीम नॉर्मल जो हम आईपीएल देखते हैं मेंस आईपीएल टीम, ये वो वाला नहीं है, ये वुमेन्स आईपीएल टीम है। और इसमें ना कि सिर्फ गौतम अदानी, हल्दीराम, इन्फोसिस ऐसे और भी 30 बड़े बड़े कंपनीज इन्वेस्ट करने वाला है। तो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से गौतम अदानी इजीली इस डील को ले पाएंगे। तो और ये लोग वुमेन आईपीएल टीम में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, ये अगर आपको जानना है तो आप देखना। आपने शायद न्यूज़ देखा होगा, पाकिस्तान का जो सुपर लीग होता है, इंडिया का वुमेन्स आईपीएल टीम उससे बड़ा बन चुका है। यानी कि इंडिया का जो वुमेन्स आईपीएल टीम का जो टोटल वैल्यूएशन है, उसका वैल्यूएशन पाकिस्तान के टोटल क्रिकेट टीम से ज़्यादा हो चुका है। तो इसीलिए सब लोग अभी मेंस आईपीएल टीम का इतना बड़ा मैसिव सक्सेस देख के ये लोग वुमेन्स आईपीएल टीम में भी इन्वेस्ट करने वाले। आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी भी वुमेन आईपीएल टीम में इन्वेस्ट करेंगे या फिर वो मुंबई इंडियंस को लेकर खुश है? दूसरा न्यूज़ है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली का जो सीईओ है, उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयज़ के हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो मांग करेंगे हमें इतनी सैलरी चाहिए, हमें इस टाइम पे प्रमोशन चाहिए, हमें इस टाइम पे हॉलीडे चाहिए, या फिर हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे या फिर ऑफिस में वर्क करेंगे। मॉर्गन स्टैनली के सीईओ ने कहा है कि आपको जो भी करना है ये कंपनी डिसाइड करेगा। आपने कंपनी के साथ एग्रीमेंट में किया है कि हम आपको पैसे देंगे, बदले में आप हमारे लिए काम करोगे। अब कैसे काम करोगे, कहाँ पे काम करोगे, ये हम डिसाइड करेंगे, ना कि आप डिसाइड करोगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगला न्यूज़ है उबर की तरफ से। उबर को फ्रांस में $18 मिलियन का फाइन लगा है। जी हाँ, उबर के जो फ्रांस के जितने भी ड्राइवर्स हैं, उन्होंने उबर के अगेंस्ट कोर्ट में केस किया है कि उबर का जो एम्प्लॉयमेंट इशू है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि उनके एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उनका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये सब बहुत कुछ कंप्लेन किया है, जिसके चलते वहाँ के कोर्ट ने उबर को ये वार्निंग दिया है कि आपको $18 मिलियन उबर के जितने भी ड्राइवर्स हैं इन सबको देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। तो अगला न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्रीज 20,000 करोड़ ओपन मार्केट से उठाने वाला है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के थ्रू। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी कि आप बॉन्ड मान सकते हो। तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि कन्वर्टेबल होता है, यानी कि एक टाइम पे बाद वो बॉन्ड्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये नॉन कन्वर्टेबल है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड या फिर डिवेंचर्स ही रहेंगे, ये कभी भी कन्वर्ट होकर शेयर्स में तब्दील नहीं हो सकते। यानी कि मोटा भाई को अपनी कंपनी में किसी और की हिस्सेदारी नहीं पसंद। तो अगला न्यूज़ है यूके के मिनिस्टर की तरफ से। यूके का जो मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील अभी तक पेंडिंग में है, उसका अगला बातचीत बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अब देखो, बातचीत तो तब से चल रहा है, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि इंडिया और यूके का जो एफटी है ये इतना डिले क्यों चल रहा है। फिर उसके बाद ऋषि सुनक आए, इंडियन ऑरिजिन के पीएम, तो लोगों को लगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जल्दी जल्दी इंडिया के साथ एफटीए साइन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोगों ने ये समझा नहीं कि ऋषि सुनक जो है वो सिलेक्टेड पीएम है, ना कि इलेक्टेड पीएम। यानी कि अभी के टाइम पे अगर हम देखेंगे, इंडिया में बीजेपी रूल करता है, मतलब बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो बीजेपी का जो मेन लीडर है पीएम नरेंद्र मोदी, वो इलेक्टेड है, यानी कि लोगों ने उसके नाम पे बीजेपी को वोट दिया है। कल को अगर नरेंद्र मोदी स्टेप डाउन कर देते या फिर किसी कंट्रोवर्सी में आके वो अपना रिजिग्नेशन दे देते और अमित शाह उनकी जगह पे इंचार्ज ले लेते, तो कल को मान लो अमित शाह ने कोई डिसीजन लिया और हमको या फिर आपको, किसी लोगों को, किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को वो पसंद नहीं आया, तो वो लोग अपने एमपी को जाके बोलेंगे आप जाके अमित शाह के इस डिसीजन के फेवर में वोट मत कर देना, वरना हम आपको वोट नहीं करेंगे। अब यहीं पे अगर मोदी जी होता तो लोगों ने सोचा था कि हमने तो मोदी जी के नाम पे ही वोट दिया है, तो इसीलिए मोदी जी जो डिसीजन लेंगे ये हमें मानना होगा, क्योंकि हमने मोदी जी के डिसीजन के ऊपर वोट दिया था। लेकिन यहाँ पे लोगों ने वोट दिया था मोदी जी के नाम पे, लेकिन काम कर रहा है अमित शाह जी। सेम यूके में लोगों ने वोट दिया था बोरिस जॉनसन के नाम पे, लेकिन काम कर रहा है ऋषि सुनक। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है एक इलेक्टेड और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में। इसीलिए उनके हाथ में उतना पावर है नहीं जितना एक प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए। अगला न्यूज़ है जियो मार्ट की तरफ से। जियो मार्ट जो शॉपिंग ऐप है, वहां से जियो मार्ट ने कहा है कि उनका जो ऑर्डर है उसका हाइक देखने को मिला है व्हाट्सएप के थ्रू। जी हाँ, कुछ दिनों पहले जियो मार्ट और व्हाट्सएप ने कोलैब किया था और उन्होंने कहा था अब आप व्हाट्सएप से ही जियो मार्ट से सामान खरीद सकते हैं। और उसके बाद ये Q3 में जियो मार्ट ने रिपोर्ट किया है कि व्हाट्सएप के थ्रू उनके ऑर्डर में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। तो अगला न्यूज़ है कैनरा बैंक की तरफ से। कैनरा बैंक ने अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक किया है एफडी में। एफडी में उन्होंने कहा है अब से जो सीनियर सिटीजन्स है उनको 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा सालाना। तो अगला न्यूज़ है कोटक महिंद्रा बैंक से। कोटक महिंद्रा बैंक का Q3 का प्रॉफिट आ चुका है और Q3 में कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स के बाद जो प्रॉफिट कमाया है वो है 2,972 करोड़। तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। तो अगला न्यूज़ है येस बैंक की तरफ से। येस बैंक ने अपना Q3 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट किया है और देखा गया है कि येस बैंक का जो प्रॉफिट है वो 81% तक डिक्लाइन होकर 51 करोड़ तक आ चुका है। मतलब 81% का डिक्लाइन प्रॉफिट में, बहुत ही बुरा हाल है भाई।
तो अगला न्यूज़ है नायका की तरफ से। नायका का जो शेयर प्राइस है वो लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन से गिरता ही आ रहा है और उसने 7 ट्रेडिंग सेशन में टोटल 18% का लॉस दिया है। 7 ट्रेडिंग सेशन मतलब ये एक वीक मत समझ लेना, जैसे मंडे से फ्राइडे तक ओपन रहता है तो 5 दिन, इसमें अगर कुछ हॉलीडे रह गया तो 4 दिन, ऐसे करके जितने दिन मार्केट ओपन रहे एक एक दिन को एक एक सेशन, तो उस हिसाब से 7 ट्रेडिंग सेशंस में नायका का शेयर 18% तक गिरा है। अगला न्यूज़ है गोल्ड से रिलेटेड। गोल्ड आज के टाइम पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ, अभी मैं जयपुर में हूँ, तो यहाँ पे देखा अभी के टाइम पे जयपुर में तो हाईएस्ट गोल्ड प्राइस चल रहा है, शायद 56,000 समथिंग चल रहा है। तो आपको क्या लगता है गोल्ड इतना बढ़ता ही रहेगा? बाय द वे गोल्ड इतना वैल्यूएबल क्यों है, ये अगर आपने नहीं देखा तो ये वाला वीडियो देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों गोल्ड इतना वैल्यूएबल है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं डिसलाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।